हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग इन एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे यहाँ पर समीक्षा अधिकारी के टेस्ट नंबर 11 के बारे में। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो इन एकेडमी के नाम से ही है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ से हमको ज्वाइन कर सकते हैं। हम यहाँ पर जीएस और साथ साथ करंट अफेयर को भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी तैयारी साथ साथ चलती रहे करंट अफेयर की भी, क्योंकि लास्ट में आके करंट अफेयर का जो बर्डन है वो काफ़ी अधिक यहाँ पर बढ़ जाता है। तो दोनों की तैयारी हम साथ साथ लेकर चल रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य करने के लिए अशोक ने राजूक्यों का नियुक्त किया था। तो वो था यहाँ पर न्यायिक कार्य। न्यायिक कार्य करने के लिए यहाँ पर अशोक ने इनको नियुक्त किया था। सही आंसर है यहाँ पर बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी यहाँ पर राजगृह में। सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो होगी यहाँ पर राजगृह में। दूसरी जो हमारे पास हुई थी वो हुई थी यहाँ पर वैशाली में। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चारों ही काफ़ी महत्वपूर्ण है बौद्ध संगतियाँ। फिर अगर हम बात करते हैं तीसरी, तो तीसरी हमारे पास हुई पाटलिपुत्र में। और चौथी जो हमारे पास हुई वो हुई यहाँ पर कश्मीर के कुंडलन में। ठीक है, एक तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि ये किसके शासनकाल में हुई। अगर हम बात करते हैं पहली जो बौद्ध संगति हुई थी राजगृह वाली, तो वो हुई थी यहाँ पर अज्ञात शत्रु के नाम पे। इस शासनकाल में यहाँ पर पहली बौद्ध संगति हुई। दूसरी जो हुई वो वैशाली में हुई थी और वो हुई थी यहाँ पर काला अशोक के काल में। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में हुई वो हुई थी अशोक के पीरियड में। और जो कश्मीर के कुंडलम में हुई थी वो हुई थी यहाँ पर कनिष्क के काल में। तो ये चारों बौद्ध संगतियाँ किसके शासनकाल में हुई और कहाँ कहाँ पर हुई, ये सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि वैदिक काल में क्रमर किसे कहते थे। तो सही आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर लोहार को यहाँ पर क्रमर कहा जाता था। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि धौली पर्वत जहाँ अशोक ने एक वृहत शिलालेख का निर्माण करा था वो किस प्रदेश में है। अगर हम बात करते हैं धौली पर्वत के बारे में तो ये था यहाँ पर उड़ीसा में। उड़ीसा में जो संबंध है वो इसका यहाँ पर कलिंग युद्ध से भी है। कलिंग युद्ध का संबंध किससे है, वो संबंध उड़ीसा से है। और अगर हम बात करते हैं और इसके फैक्ट के बारे में तो धौली पर्वत से एक अशोक का एक वृहत शिलालेख यहाँ पर मिलता है। ये वही जगह है जहाँ पर कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने स्वयं को पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ महसूस किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं जो कलिंग युद्ध है, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। अगर आपको कमेंट बॉक्स पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो जो कलिंग युद्ध है उसका जो वर्णन किया गया है वो 13वें शिलालेख में किया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण ये यहाँ पर हो जाता है। 13वां अभिलेख कलिंग युद्ध से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि हड़प्पा सभ्यता की कौन सी जगह है जहाँ पर शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखाई पड़ता है। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए धौलीवीरा। धौलीवीरा शहर के 3 हिस्सों में हमें बटा हुआ दिखाई पड़ता है। वहीं अगर हम बात करते हैं कालीबंगन से हमें मिलते हैं जुते हुए खेत मिलते हैं। यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें यहाँ पर कालीबंगन से मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं धौलीवीरा से और कौन कौन से हमें यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं, तो धौलीवीरा जो हमें साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर वो है कि यहाँ की जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम था, जल निकास प्रणाली थी, वो एक अनूठी व्यवस्था में थी। यहाँ पर एक बड़ा स्नानागार मिलता है लेकिन जो इसका साइज़ है वो मोहनजोदाड़ो से कम यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का एक शिलालेख भी यहाँ पर मिला है। असल में जो शिलालेख है ये एक तरीके से यहाँ पर
जो साइनिंग बोर्ड टाइप से होते हैं, तो वो एक बोर्ड यहाँ पर मिला है और उस पर कुछ अक्षर यहाँ पर लिखे हुए हैं और जो शहर के बाहर की अवस्था में हमें देखने को मिला था। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक स्टेडियम भी मिला है और 3 हिस्सों में बटा हुआ शहर है। जो अगर हम बात करते हैं 3 हिस्सों में बटा हुआ शहर है और जो सबसे ऊंचे टीले पर जो हमें शहर मिला है उसके ये साक्ष्य हमें मिले हैं कि यहाँ पर जो है राजा या कोई उच्च कुलीन वर्ग के लोग यहाँ पर रहते थे। 3 हिस्सों में बटा हुआ है शहर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के दौरान कांची का राजा कौन था। समुद्रगुप्त जब का पीरियड था तो उस समय कांची का राजा कौन था, तो वो था यहाँ पर विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है उस समय यहाँ पर कांची का राजा था। और जो समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सभी युद्धों, सभी इसके अच्छे अच्छे कार्यों के बारे में बताया गया है। और प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी यहाँ पर हरिशेन के द्वारा। तो डिटेल में बात करते हैं, तो डिटेल में यहाँ पर यह है कि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ के 12 राजाओं को हराया था और उन 12 राजाओं में कांची के राजा विष्णुगुप्त का नाम भी शामिल है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर अगर हम बात करते हैं प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है, तो वो है यहाँ पर हरिशेन। एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है, तो आपको जो है ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उस्ताद ईसा किस इमारत से संबंधित था, तो वो था यहाँ पर ताजमहल से। ताजमहल का एक तरीके से ये यहाँ पर आर्किटेक्ट था। तो ताजमहल को जो बनाने का निर्माण किया था वो क्या था यहाँ पर उस्ताद ईसा ने। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया था, तो ये किया था यहाँ पर मथुरा में। मथुरा में यहाँ पर गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और 1600, अगर मैं पीरियड की इसकी बात करूँ, 1669 में यहाँ पर इसने जो है ये अपना विद्रोह किया और तो लगभग 1 साल तक यहाँ पर चला। जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ यहाँ पर विद्रोह किया। गोकुला जाट एक जमींदार था और जाटों के इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था यहाँ पर कि इसने जो है औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को यहाँ पर तोड़ा था और हिंदू महिलाओं का अपमान भी इसके द्वारा किया गया था। यह विद्रोह बाद में दबा दिया गया, लेकिन फिर भी यह पूरी तरह से नहीं दबा। बाद में सूरजमल जाट जो काफ़ी यहाँ पर विद्रोह को दबाने में इन्होंने काफ़ी यहाँ पर औरंगजेब ने काफ़ी यहाँ पर दम लगाया था पूरे विद्रोह को दबाने के लिए, सूरजमल जाट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि पेशवा बाजीराव ने किस राजपूत राजा की मदद की थी। जो पेशवा बाजीराव है उसने किस राजपूत राजा की मदद की थी, तो वो की थी यहाँ पर छत्रसाल की। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। राजपूत राजा जो छत्रसाल था कि बंगस खां द्वारा हार जाने पर बाजीराव पेशवा ने उसकी मदद की और बंगस खान जो मुगल का सेनापति था वो पठान था और बंगस युद्ध में हार गया था, तो वापस वहाँ से लौट गया था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। छत्रसाल की सहायता यहाँ पर बाजीराव पेशवा ने की थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था। जो चंदावर का युद्ध हुआ था वो हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ। 1194 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गोरी और औरंगजेब के बीच, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था और इस युद्ध में जयचंद जो है वो लड़ते हुए मर गए थे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान भारत फारस की खाड़ी और किस क्षेत्र के बीच व्यापार का केंद्र बन गया था, तो वो बन गया था यहाँ पर दक्षिण चीन के बीच। सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। मध्ययुगीन काल के क्रम बात करते हैं फारस की खाड़ी और दक्षिण चीन के बीच भारत एक मिड पॉइंट के रूप में हम इसको यूज़ कर रहे थे और मलाया और सुमात्रा में पाए जाने वाले तमिल में एक शिलालेख से इन भारतीय व्यापारिक जो गतिविधियां हैं उनकी जानकारी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नील की खेती करने वाले किसानों की सहायता करने के लिए गांधी जी को चंपारण चलने के लिए किसने राजी किया था, तो वो किया था यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने। असल में जब क्या हुआ था, राजकुमार शुक्ल से यहाँ पर गांधी जी जो है गांधी जी के मिलने आए थे, राजकुमार शुक्ल उनसे मिले और वहाँ पर चंपारण की स्थिति के बारे में
बताया, अवगत करा महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी चंपारण 1917 में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है डेट। यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह हुआ था और वे फिर वहाँ पर गए। पहले तो यहाँ पर पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया और लेकिन वो अपने बातों पर अड़े रहे और फिर जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ। यह जो सत्याग्रह था ये नील की खेती करने वाले किसानों के लिए चलाया गया सत्याग्रह था। यहाँ पर जो किसान थे और जो व्यापारी वर्ग था उसने जो है कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि आपको अपने खेतों में नील की खेती यहाँ पर करनी है, तो उसी को लेकर ये आंदोलन यहाँ से पूरी तरीके से चलाया था 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उन्होंने इस सत्याग्रह को चलाने में गांधी जी की हेल्प की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि कूका आंदोलन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। कूका वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत की एक जनजाति है। इस आंदोलन का जो उदय हुआ वो मुख्य रूप से सिख धर्म के शुद्धिकरण के लिए किया गया था और जवाहरमल और राम सिंह इस आंदोलन के नेता थे। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। 2 और 3 यहाँ पर सही हैं। कूका जो आंदोलन चलाया गया वो सिख धर्म में शुद्धिकरण के लिए चलाया गया था और यह आंदोलन 19वीं शताब्दी में घटित हुआ। वर्तमान में सिख धर्म के जो नामधारी समाज था उसको कूका आंदोलन से जोड़ा गया था। तो जो कूका आंदोलन था वो कहाँ पर चलाया गया था, वो चलाया गया था यहाँ पर आपके पंजाब में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भारतीय झंडे में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होता है। अगर हम बात करते हैं जो भारतीय झंडे में लंबा चौड़ा अनुपात यहाँ पर होता है वो होता है यहाँ पर 3 अनुपात 2। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। और जो भारतीय झंडा है जिसको हम तिरंगा बोलते हैं उसमें 3 पट्टियाँ हैं। 3 पट्टियाँ आपको ऐसे दिखाई देंगी और जो सबसे पहली जो हमारे पास पट्टी है वहाँ पर आपको मिलेगा केसरिया रंग और बीच वाली जो पट्टी है उस पर आपको मिलेगा सफ़ेद रंग और जो नीचे वाली पट्टी है उस पर आपको हरा रंग मिलेगा और इसके बीच में एक चक्र आपको घूमता हुआ दिखाई देगा जिसमें 24 तिल्लियाँ हैं। और ये जो चक्र है ये जो है किसका प्रतीक है, ये गतिशीलता का प्रतीक है, यानी हमेशा ही घूमते हैं, हमेशा ही गति करने का जो है वो यहाँ पर रखा गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए खुले हुए हैं। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर आर्टिकल 15(2) में कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थान सभी नागरिकों के लिए बिना किसी भेदभाव के खुले हुए यहाँ पर होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर समानता की बात आर्टिकल 15 में की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो वो संबंधित है यहाँ पर पंचायती राज से। पंचायती राज से संबंधित है यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन जिसको जो है 1992 में जो है पारित किया गया था। यह पंचायती राज का एक उसको संवैधानिक रूप प्रोवाइड करता है। यहाँ पर जो अधिकांश राज्यों में जो पंचायती राज है उसको 3 स्तरों पे हमने बांटा हुआ है और 3 कौन कौन से स्तर हैं। एक तो है यहाँ पर ग्राम स्तर, दूसरे हैं यहाँ पर मध्यवर्ती स्तर और तीसरा है यहाँ पर जिला स्तर। अगर किसी की जनसंख्या वो 20 लाख से जनसंख्या से कम वाले में यहाँ पर पंचायत के आपको 2 स्तर देखने को मिलेंगे, मध्यवर्ती स्तर वहाँ पर नहीं होगा अगर 20 लाख से कम जनसंख्या वाला है। तो अगर हम बात करते हैं जो पंचायती राज है वो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के जो राज्य सूची की विषय है वहाँ पर बताया गया है और कुल मिलाकर इसमें जो है 29 विषय रखे गए हैं। 29 विषय यहाँ पर रखे गए हैं। जो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पंचायतों को जो आपका मेला कर है वो यहाँ पर लेने का अधिकार बताया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि भूरी गिलहरी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है। तो वो है यहाँ पर तमिलनाडु में। सेंस जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है कि एटीपी का निर्माण होता है, तो जो एटीपी का निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सही आंसर जो हमारे पास है वो है यहाँ पर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि किस फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है, तो वो होता है यहाँ पर अनानास का। सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर ए। इसका जो है विकास वो पुष्प क्रम में हमें देखने को मिलता है। बात करते हैं करंट अफेयर के जो प्रश्न हैं कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच शुरू किया गया है, तो यह किया गया है यहाँ पर नई दिल्ली में। नई दिल्ली में नशीली दवाओं के खतरे पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन कवच की शुरुआत की गई है और इसके तहत दिल्ली पुलिस ने नशीली दवाओं में अपराधी में कुल 776 व्यक्तियों को यहाँ पर पकड़ा है। तो ऑपरेशन जो कवच है वो संबंधित है यहाँ पर नई दिल्ली से, और नारकोटिक्स विभाग जो है वो भी यहाँ पर पूरा एक्टिव हमें होता हुआ दिख रहा है। तो ये हमने करंट अफेयर और साथ साथ जीएस के प्रश्नों को भी डिस्कस किया। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।